हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। ठीक है गाइज, जैसा कि हमको पता है कि 2016 सीटेट का पेपर सॉल्व हो रहा है, जिसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन सारा बोर्ड पे करा दिया गया है। तो जिस किसी ने अभी तक फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो जाके फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख सकता है गाइज। ठीक है, तो आगे बने रहिए मेरे साथ एंड तक। और जिस किसी को प्रॉपरली मैथ पढ़ना है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके कॉम्पिटिटिव मैथ खुलेगा, वहाँ से नंबर सिस्टम से पूरा मैथ स्टार्ट किया गया है। अभी जिसके 6-8 लेक्चर्स वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तो प्रॉपरली मैथ देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से कॉम्पिटिटिव मैथ्स ओपन करें। और जिस किसी को रीजनिंग पढ़नी है तो वहाँ पे रीजनिंग के भी सारे लेक्चर्स अपलोड हैं। ठीक है गाइस, बने रहिए मेरे साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, और ये मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ 2016 के, वो पेडागोगी मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या लिखा हुआ है गाइस, अच्छे से पढ़िए। लिखा है निम्नलिखित में एक में से मतलब 30 प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में प्रश्न के उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। मतलब उपयुक्त तो सहियों में से भी सबसे सही विकल्प चुनना है गाइज, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है गाइज, तो इसके लिए करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कक्षा 4th के अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। यह आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता। ठीक है गाइस, देखते हैं। एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणनफल की कलन विधि को रेखा संख्या पर प्रदर्शित करके। सेकंड ऑप्शन है इसी संख्याओं को बार बार प्रयोग करके प्रदर्शित करें। दो दशमलव संख्याओं के गुणनफल की कलन विधि प्रदर्शित करते हैं ग्रेड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। तो गाइज इसका जो डी ऑप्शन है ग्रेड पेपर, ठीक है, मतलब ग्रेड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। मतलब आपको पता है जो दो छोटी संख्याओं की जब हम गुणा करते हैं वो संख्याएं क्या होती है, और छोटी हो जाती हैं। जैसे सपोज 0.1 और 0.1 की जब मल्टीप्लाई करोगे गाइज, 0.1 और 0.1 की मल्टीप्लाई करोगे, आप देख लीजिए 0.1 इंटू 0.1 जो होता है वो क्या आता है गाइज, 0.01 आता है। जबकि बड़ा होने की जगह और क्या हो गया, ये छोटा हो गया नंबर। तो जब हम दो छोटे नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर और भी छोटा हो जाता है। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा होगा गाइज, डी। दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। ठीक है, दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। ग्रेड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके कक्षा 4th के विद्यार्थियों को दिखा सकते हैं कि ये कथन सदैव सत्य नहीं होता है। ठीक है गाइज, ये कथन सदैव सत्य नहीं होता है कि दो संख्याओं की गुणा हमेशा दोनों संख्याओं से बड़ी हो। सेकेंड क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ठीक है, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। केवल अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करना चाहिए, अप्रमाणिक मापों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो गाइस सबसे जो फर्स्ट होगा, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमें जो प्रमाणिक मापें होती हैं का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है गाइज, तो गाइज जैसे ही मेरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करो और उसके बाद आंसर को मैच किया करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, आप इसका आंसर बताइए जल्दी से। वास्तविक ज़िंदगी में, ठीक है, गणित का संबंध बनाने के लिए अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग करना चाहिए। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्य पत्रक, सर्वेक्षण। सेकेंड ऑप्शन सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची। तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ठीक है, जांच सूची। और चौथा ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण कामा सर्वेक्षण कामा परियोजना। तो गाइज जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए सभी लोग। देखिए इसका ऑप्शन जो है वो डी क्या है, वास्तविक ज़िंदगी में गणित का जो संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण और सर्वेक्षण, ठीक है, व परियोजना का उपयोग करना चाहिए। हमें चारों तरफ के क्षेत्रों को भ्रमण करना चाहिए, उनका सर्वेक्षण करना चाहिए और उनकी परियोजना करनी चाहिए। ठीक है गाइस, फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन देख लीजिए।
गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। मतलब आपको क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, गणित के कक्षा कक्ष मतलब एक कक्षा है, कक्ष में दृष्टिबाधित छात्रों मतलब जिनमें क्या है दृष्टि से पीड़ित हैं, दिखाई नहीं देता, के लिए निम्नलिखित में कौन में किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। जैसे टेलर का गिनतारा, ठीक है, गिनतारा आप सभी लोग जानते हैं, उसमें क्या होता है एक कॉलम, फिर दो में दो, फिर तीन में तीन, मतलब एक तार की लाइनें खींची होती हैं और उनके बीच में गोल गोल क्या होते हैं कौड़ी टाइप के पड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम क्या करते हैं गिन के पता कर लेते हैं। भिन्न का किट, संख्या चार्ट, सेकंड ऑप्शन संख्या चार्ट, कंप्यूटर जियो बोर्ड, और इसका थर्ड ऑप्शन है टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर जियो बोर्ड, कंप्यूटर चार्ट, संख्या चार्ट एंड जियो बोर्ड। तो चार ऑप्शन में गाइस जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए सी सबसे ज़्यादा सही होगा, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर या जियो बोर्ड। टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड जैसे उपकरणों का प्रयोग गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में किस समुच्चय में प्रवीण हैं, ठीक है। वर्गीकरण, प्रतिवर्तीयता, अनुपातिक विवेचना, सेकंड पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तीयता, अनुपातिक विवेचन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण एंड प्रतिवर्तीयता। तो गाइस जो इसका डी ऑप्शन है, सबसे पहले पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और फिर क्या है प्रतिवर्तीयता, ये तीनों ऑप्शन जिसमें मिलेंगे वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 6 देख लीजिए, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शॉर्पनर का संग्रह था, ठीक है। सभी की गणना करने के लिए कहा जिसमें आपका पेन था, ठीक है, रबड़ और शॉर्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गिनना शुरू की। उनमें 10 वस्तुओं के साथ कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शॉर्पनर हैं। आपके विचार में विद्यार्थी को गणना के किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, ठीक है गाइज। तो उसने क्या किया था, जैसे 10 वस्तुओं को लाइन में लगाया था तो उसने एक सिंपल काउंटिंग नहीं करी थी 1 से लेकर 10 तक। उसने एक टाइप की वस्तुओं को अलग नंबर दे दिया, फिर सेकंड टाइप की वस्तुओं को अलग नंबर दे दिया और थर्ड टाइप की वस्तुओं को अलग नंबर दे दिया। उसने कहा 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शॉर्पनर हैं और वस्तुएं टोटल कितनी थी 10 थी। तो विद्यार्थी को गणना में अमूर्त और असंगत क्रम सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा सेकंड की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी का 4 इकाई 3 दहाई लिखने के लिए कहा। तो कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थी को संकल्पना को कैसे समझाएंगी? हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो, ठीक है। अब क्या है गाइज, अब जैसे वैसे रियल नंबर 34 बनना चाहिए, जिसमें इकाई कितना है 4 है और दहाई कितना है 3 है। अब बच्चे ने क्या किया, इकाई की जगह दहाई का अंक लिख दिया, दहाई की जगह इकाई का अंक लिख दिया। तो इससे क्लियर होता है कि जो बच्चा है उसको इकाई और दहाई के अंक में अभी क्या है क्लियरिटी नहीं है, अर्थात उससे अच्छे से समझ नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है इसका, स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी, विद्यार्थी को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी, ठीक है। उन्होंने बताएंगी कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने को कहेंगी। गलत, देखो डी ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता। इन्होंने बोल रखा है कि किसी को गलत उत्तर को सही का बताना, फिर बोल दिया जो सही है उसको 5 बार लिखना। इससे बच्चा क्या होगा, रटेगा ना कि समझ पाएगा। तो डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट, पहले ऑप्शन गलत करना बताता हूँ कैसे गलत करोगे। ऑप्शन फर्स्ट की बात करें, हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों को लिखना सिखाएंगे जिससे कोई भ्रम ना हो, तो बी गलत हो जाएगा। मतलब सही है, उससे भी ज़्यादा करेक्ट सही हमें देना। स्तंभ विधि
में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी, तो ये बी गलत हो गया। ठीक है गाइस, तो सबसे करेक्ट जो ऑप्शन बच रहा है वो सी आपका सबसे उपयुक्त ऑप्शन है। विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखना सिखाएंगी कि इकाई की जगह पे 3 गिनो, फिर दहाई की जगह पे 4 गिनो और फिर पहले 4 लिखना फिर 3 लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर गाइस अगला 8, विद्यार्थी में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित ठीक है गाइस, सॉरी, गणित के प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य नहीं है। मतलब इन्होंने आपसे पूछा है कि निम्नलिखित जो है गणित के प्रतिचित्रण के लिए कौन सा सही नहीं है। प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है, पहला भी सही है। और प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। भाई क्या गणित में चित्र नहीं बनते, गणित में भी तो चित्र बनते हैं। तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहीं से गलत हो जाएगा, आगे पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइज, अगला ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गाइज आपसे पूछा है आकृतियों में निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। देखो, प्रतिरूप, सममिति एंड चौपड़ और कोण। सबसे जो प्राथमिक स्तर होता है वहाँ पे हम कोण का यूज नहीं करते गाइस। कोण का यूज हम जब आगे बड़े हो जाते हैं 6 क्लास से स्टार्ट होता है। मतलब ये छोटे लेवल पर, प्राथमिक लेवल पर कोण का संबंध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइस, गणित खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। अब आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में मतलब कौन कौन सा गाइस आपका सही है। ए सही है, बी सही है। अगर आपका ए बी सी सही है तो एक ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, ए बी सी डी अगर चारों सही हैं तो चारों डी बी लगाएंगे। अब देखो आपके यहाँ पे चारों सही लग रहे हैं। गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि को विकसित करने के लिए, जब हम खेल खेल में कोई चीज़ सीखते हैं तो वहाँ पे सकारात्मक अभिवृद्धि, गणित और प्रतिदिन विचारों के संबंध में स्थापित करना, मतलब संबंध क्या हुआ विचारों में, जैसे जो हमारे विचार आते हैं उनके बीच में प्रतिदिन क्या करना, संबंध स्थापित करना। गणित को आनंददायक बनाने में, वैसे क्या होता है बच्चा सही से नहीं सीखता है, जब हम उसको खेल खेल में सिखाते हैं तो वो आनंद लेते हुए क्या करता है, गणित को सीखता है। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, जिससे कोई समस्या आ गई, ठीक है, तो उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए, अर्थात ये चारों ठीक थे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लिए, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। देखो भाई, आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं होती हैं समान और प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है गाइस, आमने सामने की भुजाएं तो इक्वल होती हैं बट प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। परंतु कक्षा 4 के अनेक विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक। ठीक है, शिक्षक शिक्षार्थियों को एक समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों क्षेत्रफल क्या है, समान है। कागज़ को मोड़ने के प्रयोग से, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से। गए ये तीन के तीनों ऑप्शन शुरुआत के गलत हो जाएंगे क्योंकि ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, आलेख मतलब ग्राफ, ठीक है, के प्रयोग से। हम ग्राफ पे दोनों को क्या करेंगे, जितनी भी डायमेंशंस दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे ग्राफ बना लेंगे। फिर ग्राफ के अकॉर्डिंग जो छोटे छोटे कॉलम्स आते हैं उनको गिन के कि दोनों के अंदर कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं छोटे छोटे, अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो सबसे जो स्टैंडर्ड है वो आपका डी ऑप्शन है, आलेख ग्राफ पेपर से। ठीक है, 12 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूप NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो गाइस देखिए, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, तो सबसे पहले पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, आगे किसी को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो पहले ही ऑप्शन गलत हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। अगला देख लीजिए भाई, यहाँ पे इसका तर्क भी लिखा है, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के, ठीक है, अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ये चीज़। क्वेश्चन नंबर देखो, अभी ये कितने करा दिया मैंने,
12 करा दिया। 12 के बाद यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे। कुछ न्यूमेरिकल के बीच बीच में भी पेडागोगी के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखिए गाइज, एक संख्या, ये न्यूमेरिकल पोर्शन था बट ये थ्योरेटिकल था इसलिए मैं यहाँ करा रहा हूँ। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, मतलब एक संख्या जो है वो 100 के आधे से छोटी है और दहाई, ठीक है, और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। तो 4 दहाई का मतलब क्या हो गया, 40 समझ लीजिए। 5 दहाई का मतलब 50 समझ लीजिए, क्योंकि दहाई गुणा होती है 10 से, ठीक है। तो दहाई का मतलब 10 और 4 दहाई का मतलब 40, 5 दहाई का मतलब 50, अर्थात वो संख्या किसके बीच है, 40 और 50 के बीच है, ठीक है, इससे कम है। यदि संख्या के अंकों का योग कितना 7 है तो अंकों का गुणनफल पूछा है। तो गाइस देख लीजिए, सबसे पहले इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। जैसे क्या मान लिया, संख्या क्या मान ली गाइस, x मान ली। वो संख्या क्या है, ठीक है, 100 के आधे से कम है। अब 100 लिखा बटे में 2, 100 का आधा कितना हो गया 50, 50 से क्या है, कम है गाइस, ठीक है। और वो संख्या किन दोनों के बीच में है, 40 और 50 के बीच में। बोला था ना 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है। अब मान लिया गाइस कि वो संख्या का इकाई का अंक कितना है, p है, ठीक है, इकाई का अंक कितना है, p है। तब दहाई का अंक क्वेश्चन में लिखा था आपका, देख लीजिए गाइस, यहाँ से क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से, कि इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, अर्थात इसमें जो इकाई का अंक जो है वो इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। तो दहाई का अंक क्या होगा, 1 बड़ा होगा। अगर हमने इकाई का अंक यहाँ पे सपोज क्या ले लिया गाइस, p ले लिया, तो दहाई का अंक उससे 1 बड़ा करना पड़ेगा, p+1 हो गया। अब ये p और p+1 क्वेश्चन में बोला था इनके अंकों का योग जो है वो गाइस कितना है, 7 है। तो 2p, पहले एक p कर दिया, फिर p+1 7 हो गया, एक इधर आके 6 हो गया, 2p = 6 और p = कितना आ जाएगा गाइस, यहाँ से 3 आ जाएगा। अब p3 तो इकाई कितना हो गया गाइस, 3 हो गया, ठीक है। और जो दहाई है, दहाई कितना है, p+1, तो 3+1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दहाई 4 और इकाई कितना है, 3, तो संख्या कितनी हो जाएगी गाइज, 43, जिसमें इकाई 3 और दहाई कितना हो गया, 4 हो गया। दिस इज द करेक्ट। अभी तो संख्या मिला, इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, इनके जो संख्या है ना, अंकों का प्रोडक्ट कितना होगा। तो 3 और 4 की जब हम गुणा करेंगे गाइज तो कितना आ जाएगा, 12, तो 12 करेक्ट आंसर होगा। आपसे वो संख्या नहीं पूछी गई है, संख्या के अंकों का गुणनफल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। ये देखिए बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल था तो इसलिए बोर्ड पे नहीं कराया, इसकी थ्योरी लिखने में बहुत टाइम लगता। फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। जो खरबूजा है वो 18.5 रुपये, चेरी 72 रुपये, अंगूर 120.60 और सेब है 78.40। रेशमा ने 4.5 किलो तरबूजा खरीदा, 1 किलो 200 ग्राम चेरी, 500 ग्राम अंगूर, 1 से 3/4 किलोग्राम सेब खरीदे। उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो गाइस देख लीजिए, सबके सामने सबकी मात्रा दे रखी है, कौन से कितने रुपए का है, एक बार फिर देख लीजिए। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। तो वो जो गाइस तरबूजा खरीदा था वो खरीदा था 4.5 किलो, ठीक है, और वो उसका रेट कितना था 18.5, तो इसके इतने रुपए आ गए। अब चेरी 1.2, ठीक है, 1 किलो 200 ग्राम का मतलब 1.2, ये 72 रुपये की थी, इसका ये आ गया। अब अंगूर कितना गाइस खरीदा था, अंगूर जो खरीदा था एक बार देख लेते हैं। अंगूर खरीदा था 250 ग्राम, तो 0.25 kg, ठीक है, और ये कितने था 120.60 रुपये, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे ही ये वाला खरीदा था 1 से 3/4, तो 1 किलो तो पूरा हो गया। 3/4 का मतलब होता है 1 का, ठीक है, 3/4 पार्ट, मतलब 3/4। 3/4 का मतलब 25, 25, 25। अगर हम 250 करेंगे ग्राम तो कितना हो जाएगा 750 ग्राम, तो ये हो गया। अब इसके रेट ये थे गाइस, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दी, तो कुल इतने रुपए देने पड़ेंगे। तो सब जोड़ लिए, कितने हो गए गाइस 337 रुपये। उसने नोट कितने का दिया 500 का, तो इससे माइनस कर दो तो 163 रुपये वापस करेगा। तो सिंपली क्या थी गाइस, कैलकुलेशन थी। अभी 26 क्वेश्चन देखिए। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की क्या है गाइस, 3 गुना है। किसी आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। तो जो लंबाई है वो किस पे डिपेंड कर रही है, चौड़ाई पे डिपेंड कर रही है। यदि इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो किसी वर्ग की भुजा का क्या है, आधा, जिसका परिमाप कितना है 72 सेंटीमीटर है। मतलब वर्ग का जो परिमाप है वो 72 है। और वर्ग का परिमाप गाइस क्या होता है, 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा 72 हो गई। 4 गुणा भुजा गाइस कितना हो गया, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, तो परिमाप के नीचे 72 लिख गया, और 4 से काटेंगे तो 18। तो गाइस इसकी जो भुजा है वो कितनी आ गई 18। अब भुजा का
ठीक है। वर्ग की भुजा का आधा क्या है, उसकी चौड़ाई। तो वर्ग की भुजा कितनी आई गाइज, 18। 18 को हम 2 से भाग कर देंगे तो 9। तो इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो गाइज कितनी हो जाएगी, 9। चौड़ाई इसकी, ये चौड़ाई 9 आ गई। बोला था इसकी लंबाई जो है वो 3 गुनी है, क्वेश्चन में पड़ा। तो लंबाई कितनी हो गई गाइज, 27 हो गई। अब इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है गाइज, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 27 लंबाई हो गई और 9 चौड़ाई हो गई। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 36, और 36 की 2 से गुणा करेंगे तो 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। ठीक है गाइज, ऊपर से देख लीजिए क्योंकि दोनों के परिमाप क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। और ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा कि आयत और वर्ग दोनों के परिमाप क्या है, समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज 27, निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। 2005 ग्राम, ठीक है, और इक्वल टू ये दो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं तो पहला तो सही हो जाएगा। अब यहाँ ने बोला किसी घन का आयतन, उसकी लंबाई 45, चौड़ाई 15, ऊंचाई 20, 40 के बराबर है। उस घन, ठीक है, घन के आयतन की भुजा 3.5 मीटर है। उस घन के आयतन की भुजा 0 पॉइंट कितना है, 3 है। अब 0.3 क्यों लिया गया, ठीक है, ये मीटर में लिया गया क्योंकि जो है ना वो सबको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये है। और जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, 10 का शतांश 0.1, ठीक है, और डी जो है आपका 55 मिलीलीटर। ठीक है, तो मिलीलीटर को गाइज हम लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो लास्ट के जो 55 हैं आपके, इन 55 को जब 1000 से डिवाइड करोगे गाइज, ज़रा तो देखना, आपको वो नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, इसको करोगे तो 3 अंकों के बाद लगेगा 55, तो आंसर आएगा 0.055। और इसमें ये 55 जोड़ देते तो क्लियर जो आंसर बनता गाइज, वो आपका आंसर जो बनता वो ये बनता 55.055। जबकि चौथे डी में लिखा क्या है 55.55। तो यही ऑप्शन क्या हो गया गाइज, गलत हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से डी जो है वो पहले ही गलत हो गया। अब देखिए गाइज, ये घन निकाल लिया तो उसकी कितनी आई, 3 सेंटीमीटर ही समथिंग लगभग आई है, उसके बराबर ही आई है। उसका भी देखो गाइज कितना आया, 27,000 आया। इसका भी कितना आया, 27,000। तो दोनों के आयतन क्या हो गए, इक्वल हो गए। एक शतांश क्या होता है, ठीक है, 100 से भाग करते हैं। 10 को 100 से भाग करेंगे 0.1, तो ये वाला भी ठीक हो गया। अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, यही गलत हो गया। रियल में कितना होना चाहिए, रियल में होना चाहिए था 55.055, जबकि इन्होंने दिया है 55.55। तो यही डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय संख्या या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है गाइज, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। एक तो गुणा आनी चाहिए आपको और योग का वितरण नियम आना चाहिए, क्योंकि जब हम योग का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसके बाद, ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज, करेक्ट हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने 15 को 2 से गुणा किया तो 15 को 10 गुणा 5 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 2। अब ये क्या हो रहा है गाइज, मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो योग गुणन जो है वो योग के वितरण पर आधारित हो रहा है यहाँ पे। तो हमें गुणा और योग का वितरण दोनों पता होने चाहिए। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला है गणित के भयभीत होने में और उसके असफल होने के लिए निम्नलिखित में किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, लैंगिक विभेद। मतलब लैंगिक विभेद मतलब यहाँ पे लिंग से जो है कंडीशन कि कोई लड़का या लड़की हो तो उसके विभेदन से ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि वो कि सफल हो गया असफल हो गया, इससे उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, गणित के भयभीत तथा उसमें असफल होने के कारण लैंगिक भेद नहीं होता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से, ठीक है, शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर इसका गाइज फर्स्ट लिखा जियो बोर्ड, गलत हो जाएगा। माता, मोती और माला, ये भी गाइज गलत हो जाएगा। ग्राफ पेपर सबसे अच्छा होता है 2 दशमलव संख्याओं को